नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय निर्धनता एक चुनौती के बारे में। निर्धनता शब्द सुनते ही आपके मन में क्या दृश्य उत्पन्न होता है? एक ऐसा परिदृश्य जहाँ खाने, पीने, पहनने और रहने की जगहों में बहुत कमियाँ हों। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, उसकी कुछ मूल आवश्यकताएँ हैं जिनको पूरा किए बिना उसका जीवन सुरक्षित और सफल नहीं रहता। भोजन, कपड़ा और मकान। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आय की आवश्यकता होती है और आय के लिए आय के स्रोत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले हमें रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है और अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय और उनमें शिक्षा प्राप्त करने के पूर्ण अवसर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल, शुद्ध हवा और शुद्ध अन्न होना चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। मकान अर्थात हम समाज में रहते हैं, एक सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। समाज में कोई आपका अपमान न करे, इसके लिए जरूरी है एक सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। और इन सब को प्राप्त करने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, जिससे हम भोजन, वस्त्र, मकान, सामाजिक सम्मान आदि प्राप्त कर सकें। आय के स्रोत अच्छे होने चाहिए। आय के स्रोत के लिए अच्छा रोजगार होना चाहिए और जब रोजगार नहीं होता तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और निर्धनता के कुचक्र में फंस जाते हैं। और हम ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं जहां पर ये सब उपलब्ध नहीं हो। सामान्य परिस्थिति में इसी को हम निर्धनता को मैंने 3 भागों में बांटा है। निर जमा धन जमा ता। निर्धनता, निर बिना, धन धन रुपए पैसे और ताकत। बिना धन के ताकत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया में बिना धन के कोई ताकत नहीं। ऐसी स्थिति को निर्धनता कहते हैं। यह निर्धनता भारत के लिए एक चुनौती है। किसी भी चीज की चुनौती वह होती है जिसको हम हल करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्नशील हो तो वह हमारे लिए चुनौती हो जाती है। निर्धनता भी भारत के लिए एक चुनौती है। इस अध्याय का सुगम अध्ययन करने के लिए हमने इसको 5 भागों में बांटा है। पहला, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। दूसरा, निर्धनता की रेखा का निर्धारण किस प्रकार से होता है, सामाजिक रूप से, राज्य के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरा, निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। चौथे, निर्धनता निवारण के उपाय क्या क्या किए गए हैं और क्या क्या होने चाहिए और भविष्य की चुनौतियां। अब हम पुस्तक की सहायता से आगे बढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारे सामने निर्धनता एक चुनौती के रूप में रही है। इसको वृहत रूप में जानने की आवश्यकता है। इसलिए इस अध्याय में हम निर्धनता के कारणों और निवारणों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके वस्त्रों, रहन-सहन, खान-पान को देखकर ही हम यह अंदाजा लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति गरीब है। वह गांव के या शहरी क्षेत्रों के हो सकते हैं। गांव में भी हम देखते हैं गरीब श्रमिक और किसान जिनके पास खाने, पहनने और रहने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में भी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले, रिक्शा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, दीन क्षीण अवस्था में मिलने वाले लोग, गरीब हमें मिलते हैं। वास्तव में हमारे देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। 2011-12 की गणना के अनुसार 27 करोड़ लोग भारत में निर्धनता का जीवन जी रहे हैं, जो कि किसी भी देश के लिए एक गंभीर चुनौती है। निर्धनता को अच्छी तरह से जानने के लिए यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए, एक शहरी और एक ग्रामीण। यह कहानी है झारखंड के रांची में रहने वाले रामशरण की, जो कि एक मजदूर है। आटा मिल में काम करता है, इसे 1500 रुपए मिलते हैं और उसके घर में 6 सदस्य हैं, स्वयं, पत्नी, 3 लड़कियां और 1 लड़का और साथ में बूढ़े माँ-बाप, जो रामशरण और उसके भाई के द्वारा भेजे गए पैसे से ही अपना जीवन यापन करते हैं। रामशरण शहर के बाहर की बस्ती में झुग्गी-झोपड़ी में रहता है और उसकी पत्नी शांता देवी कुछ घरों में 800 रुपए में काम करती है। उसका बेटा भी 300 रुपए माह एक चाय की दुकान पर कार्य करता है। परिवार का कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता है और बच्चों को सही से भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए कुपोषण के शिकार रहते हैं। दूसरी कहानी है ग्रामीण मजदूर लाखा सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास का रहने वाला है, जिसके पास अपनी भूमि नहीं है। यह बड़े किसान के खेत में काम करता है और इसको प्रतिदिन 50 रुपए
मिलते हैं, साथ में कुछ खाने के लिए सामान भी मिल जाता है। इसकी पत्नी पशुओं के लिए चारा काटती है और रात को खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ बीनती है। इसके घर में 8 सदस्य हैं, जिनके लिए लाखा 2 वक़्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता है। लाखा गाँव के बाहर एक कच्चे मकान में रहता है। उसके पिताजी को तपेदिक थी, वह उसी के कारण मर गए। लाखा ने 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। लाखा के बच्चों को वर्ष में मुश्किल से 1 या 2 जोड़ी ही कपड़े मिल पाते हैं। जूते, साबुन, तेल, टूथपेस्ट वगैरह वह कभी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसके लिए उसके पास पैसा ही नहीं है। रामशरण और लाखा सिंह की कहानी से आपको मालूम हो गया होगा कि निर्धनता का अर्थ है भूखमरी और आश्रय न होना। जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय न भेज पाएँ, बीमार आदमी का इलाज न करा पाएँ, स्वच्छ पानी, स्वच्छ कपड़े न दे पाएँ, इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थितियों में रहते हैं जहाँ पर सभी स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। कोई भी व्यक्ति निर्धनता के साथ जीना नहीं चाहता। भारत भी अपने करोड़ों दयनीय निर्धन लोगों को इस निर्धनता से बाहर निकालने की एक चुनौती के साथ आगे बढ़ रहा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब वहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता कई सूचकों के माध्यम से देखते हैं, जो कि आय और उपभोग के स्तर से जुड़े होते हैं। निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी जैसे सामाजिक मूल्यों के माध्यम से देखा जाना चाहिए। सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं? निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपवर्जित होकर रहना पड़ता है। जब समाज में रहने वाला व्यक्ति उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वंचित रहता है जिनका उपभोग दूसरे लोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को हम निर्धनता के सामाजिक अपवर्जन का नाम देते हैं। असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा का मापन हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में किन्हीं कारणों से उसके रोजगार में कमी आ जाए, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए और वह पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संसाधन विहीन हो जाए, उसे हम निर्धनता के प्रति असुरक्षा कह सकते हैं। निर्धनता की रेखा, अक्सर निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में निर्धनता रेखा की अवधारणा रहती है और हम आय और उपभोग के स्तरों पर आधारित हैं। उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। निर्धनता रेखा देश और काल के अनुसार बदलती रहती है। अमेरिका में निर्धनता रेखा का स्तर अलग है और हमारे देश में अलग है। अमेरिका में जो व्यक्ति कार नहीं रहता वह निर्धन माना जाता है। हमारे देश में कार एक विलासिता की वस्तु है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वहन के लिए सब्जी, दूध, तेल, घी, चीनी आदि के द्वारा यदि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिल जाती है, तो हम उन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं और जिनको इससे कम मिलती है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। इसी परिकल्पना के आधार पर 2011-12 में एक सर्वे किया गया, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को 816 रुपए प्रति माह यदि मिलते हैं और शहरी क्षेत्र को 1000 रुपए प्रति माह यदि मिलते हैं तो वह गरीबी रेखा के ऊपर है। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय 4080 रुपए प्रति माह से कम है, और उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र का वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे आएगा जिसकी आय 5000 रुपए प्रति माह से कम है। यह सर्वे हर 5 साल में किया जाता है और इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। निर्धनता का अनुमान जानने के लिए हम एक तालिका देखते हैं। यह एक तालिका है जो 1993-94, 2004-05, 2009-10 और 11-12 सर्वे के अनुसार हमें बताती है। निर्धनता अनुपात प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 50.7 और शहरी में 32%, कुल 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 2004-05 में 42% ग्रामीण क्षेत्र में और 26% शहरी क्षेत्र में, कुल 37%। इसी प्रकार से 2009-10 में और 2011-12 में 26% ग्रामीण, 14% शहरी और 22% कुल हमारे देश के
निर्धनों की संख्या करोड़ में, ग्रामीण क्षेत्र में 329 करोड़, शहरी क्षेत्र में 75 करोड़ और संयुक्त रूप से 404 करोड़। और 2011-12 में 217 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 53 करोड़ शहरी। इस प्रकार से देश में निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भी सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, उन्हें हम इस आरेख के द्वारा समझेंगे। इस वर्ग में प्रति 100 पुरुषों में निर्धनता की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति वर्ग में 100 में से 43 लोग निर्धन हैं। अनुसूचित जनजाति में 100 में से 29 लोग निर्धन हैं। और गांव के खेतीहीन श्रमिकों में से 100 में से 34 लोग निर्धन हैं। अनियमित गैर कृषि श्रमिक शहरी क्षेत्रों में 100 में से 34 निर्धनता रेखा के नीचे हैं। भारत की औसत निर्धनता है 100 में से 22 लोग निर्धन हैं। यह है शिवरमन, जो तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट के गांव में रहता है। करूर कस्बा हथकरघा और बिजली करघा के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर कपड़े बनाए जाते हैं। यह गांव में ही 160 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी करता है, परंतु यह मजदूरी इसको 5 से 6 महीने ही मिलती है। उसके बाद उसको ये मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि किसान के पास काम कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह गांव में छोटे मोटे कार्य करता रहता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है और उसको उसी काम के 100 रुपए मिलते हैं। शिवरमन के परिवार में उसकी बूढ़ी माता, पत्नी, 3 लड़कियां और 1 लड़का तथा 1 बहन है। इस प्रकार से 8 लोगों का एक परिवार है, जिसके लिए भोजन उपलब्ध कराना शिवरमन के लिए बहुत कठिन रहता है। शिवरमन अपनी बेटियों को विद्यालय नहीं भेजता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है और वह सोचता है कि बेटे के बड़े होने पर मैं उसे विद्यालय पढ़ने के लिए जरूर भेजूं। अंतरराज्यीय समानता है। भारत में निर्धनता सभी राज्यों में एक समान नहीं है। किसी राज्य में निर्धनता बहुत ज्यादा है और किसी राज्य में निर्धनता बहुत कम है। हम देखते हैं कि हमारे देश में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश निर्धनता का अनुपात बहुत अधिक है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर निर्धनता का अनुपात बहुत कम है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं। जहां पर पंजाब और हरियाणा कृषि प्रधान राज्य भी हैं, जहां पर निर्धनता बहुत कम है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, अर्थात विश्व का निर्धनता को देखने का क्या नजरिया है। यदि किसी व्यक्ति को $1.9 लगभग 140 रुपए प्रतिदिन यदि मिलते हैं, तब उसे निर्धन व्यक्ति नहीं माना जाता। 1990 से 2015 के बीच में निर्धनता में बहुत अधिक गिरावट आई, जो कि पहले 36% था, अब 10% के आसपास है। यह गिरावट भी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आई है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर निर्धनता में बहुत तेजी से कमी आई है, जैसे कि चीन में, और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर के निर्धनता में अभी भी इतनी तेजी से कमी नहीं आई है। वो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश हैं, जहां पर निर्धनता में गिरावट तो आई है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आई जितनी तेजी के साथ चीन में निर्धनता में गिरावट आई है। इस तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस देश में निर्धनता स्तर में कितनी गिरावट आई है। यहाँ पर देशों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी निर्धनता जिस वर्ष में दिखाई गई है। नाइजीरिया में 2009 में 53.5% लोग निर्धन थे, बांग्लादेश में 14.8, भारत में 21.2 2011 में, और पाकिस्तान में 2015 में 4%, चीन में 2015 में 0.7%, ब्राजील में 4.8% 2017 में, इंडोनेशिया में 5.7% 2017 में और श्रीलंका में 0.8 2016 में। इतने प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। भारत में निर्धनता के कारण, भारत में निर्धनता के व्यापक कारण है। उसमें ऐतिहासिक कारण यह भी है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने हस्तशिल्प और दूसरे उद्योगों को खत्म कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, और उसी कारण से हमारे यहाँ रोजगार के अवसर घटे, आय कम हो गई तथा जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी। इन्हीं कारणों से हमारे देश में निर्धनता का चक्र शुरू हो गया और हम निर्धन के बाद और निर्धन होते चले गए। परंतु सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार के बाद हमारे देश में कृषि में रोजगार के अवसर बढ़े और पैदावार बढ़ी तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, परंतु फिर भी वह इतनी पर्याप्त नहीं थी कि सभी लोगों को रोजगार मिल सके, और इस कारण से शहरी क्षेत्रों में भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश हुए। दूसरा एक कारण यह रहा कि हमारे देश में भूमि का वितरण भी असमान था। किसी के पास बहुत अधिक भूमि थी, किसी के पास कुछ नहीं थी। इस कारण भी आय का समान वितरण नहीं हुआ। देश में कई सामाजिक, सांस्कृतिक
ऐसे कारक थे जिनके कारण लोग निर्धन होते गए। लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में कर्ज लेते गए और किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तथा कृषि के दूसरे सामान को खरीदने के लिए बैंकों और साहूकारों से कर्ज लेते गए, जिसके कारण वह निर्धनता के कुचक्र में फंसते चले गए। निर्धनता निरोधी उपाय। भारत सरकार के द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या-क्या कार्य किए गए, इनको हम 2 रूपों में देख सकते हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा था लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भरता। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। हमारी निर्धनता लगभग 45% के आसपास बनी रही, जो पहले 3.7% थी, 1980-90 के दशक में 6% हो गई। और इस उच्च विकास दर के कारण हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ी, हमें अधिक अवसर मिले रोजगार प्राप्त करने के। इससे हमने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु कृषि क्षेत्र में इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। इसी कारण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम निर्धनता के चक्र में ही फंसे रहे। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 अर्थात मनरेगा को इसी उद्देश्य से लागू किया कि घर घर प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन की मजदूरी मिले और यह भी प्रावधान किया गया कि इस रोजगार में लगभग 1/3 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 220 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं को काफी रोजगार मिले। फिर भी यह पूरी तरह से श्रमिकों और मजदूरों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। यहाँ पर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग मजदूरी तय थी। हरियाणा में 281 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, तो झारखंड में 168 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बनाया। 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई और जिस व्यक्ति को 15 दिन में कार्य नहीं मिलेगा उसको बेरोजगारी भत्ता मिले। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया। देश के लगभग 150 पिछड़े जिलों में यह कार्यक्रम भी लागू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई 1993 में। शिक्षित बेरोजगार लोगों को लघु व्यवसाय चलाने के लिए बैंकों से सहायता दी जाती थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया 1995 में। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई 1999 में। 2000 में चलाई गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस अध्याय के अध्ययन करने के बाद हम इस बात को समझ गए हैं कि भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, परंतु फिर भी हम भारत में से निर्धनता उन्मूलन करने में अभी भी पूर्णतः सफल नहीं हुए। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता एक व्यापक चुनौती बनी हुई है और कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति आज भी असुरक्षित हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम उच्च आर्थिक समृद्धि, निःशुल्क शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, महिला और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष प्रगति करते हुए लोगों को निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकाल पाएंगे। आज हम निर्धनता की जो परिभाषा करते हैं उसमें न्यूनतम जीवन स्तर की बात करते हैं। हमें उचित जीवन स्तर की बात करनी चाहिए। अनेक बुद्धिजीवी लोग ये मानते हैं कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक करना चाहिए। हो सकता है बड़ी संख्या में लोगों के पास भोजन हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है? क्या उनके पास उचित घर है? क्या उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं? क्या रोजगार की सुरक्षा उनके पास है? क्या उनके अंदर आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा भारत से खत्म हो गई है? पूरी दुनिया के अनुभव से पता चलता है कि निर्धनता उन्मूलन एक गतिशील लक्ष्य है। हम एक जगह ठहरकर निर्धनता का उन्मूलन नहीं कर सकते। हमें उसके लिए सतत प्रयास करने होंगे और तभी हम निर्धनता को हरा सकते हैं। हमें केवल आय के संदर्भ में ही उसको ऊंचा नहीं उठाना है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, रोजगार में, सुरक्षा में, समलैंगिक समानता में और निर्धनों के सामने दैनिक जीवन में रोज आने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी हमें खत्म करना है। तभी हम इस चुनौती को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूं निर्धनता उन्मूलन के बारे में आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।